अस्सलामुअलैकुम गर्ल्स। आज हम लोग बात करते हैं डायरेक्ट रिएक्शंस की। लास्ट टाइम हम लोगों ने बात की थी कंपाउंड न्यूक्लियर रिएक्शंस की। हमने कहा था दो तरह के रिएक्शंस होते हैं, एक कंपाउंड न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं, डायरेक्ट रिएक्शंस होते हैं, कुछ रेजोनेंस रिएक्शंस भी होते हैं। लेकिन दो जो अपोजिट एक्सट्रीम पे होते हैं वो एक कंपाउंड न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं और एक डायरेक्ट रिएक्शंस होते हैं। कंपाउंड न्यूक्लियर रिएक्शंस हम लोगों ने पहले भी पढ़ा। कंपाउंड न्यूक्लियस की फॉर्मेशन होती है, उसमें जो इंसिडेंट या प्रोजेक्टाइल न्यूक्लियर है वो कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो जाता है किसी भी टारगेट न्यूक्लियस के अंदर, और फिर वो इसका पार्ट बन जाता है और उसके बाद उसकी डिसइंटीग्रेशन होती है और एमिटेड पार्टिकल वहाँ से बाहर निकलता है। लेकिन अगर डायरेक्ट रिएक्शंस की बात की जाए तो इसमें क्या होता है, इसमें जो प्रोजेक्टाइल होता है वो बिल्कुल भी टारगेट न्यूक्लियस का पार्ट नहीं बनता। वो जस्ट उसके 2 या 3 न्यूक्लियॉन्स के साथ इंटरेक्ट करता है, या तो वो एब्जॉर्ब कर लेता है उसके 1-2 न्यूक्लियॉन्स को, या फिर वो उसको 1-2 न्यूक्लियॉन्स जो है वो ट्रांसफ़र कर देता है। तो ये डायरेक्ट रिएक्शंस कहलाते हैं, क्योंकि वो जो प्रोजेक्टाइल है वो न्यूक्लियस का हिस्सा नहीं बनता, इसी वजह से ये बहुत रैपिड रिएक्शन होता है। तो दीज रिएक्शंस आर द अपोजिट एक्सट्रीम फ्रॉम कंपाउंड न्यूक्लियर रिएक्शंस। तो ये दोनों अपोजिट एक्सट्रीम पे ऊपर है, कंपाउंड न्यूक्लियर रिएक्शन और डायरेक्ट रिएक्शन। इन डायरेक्ट रिएक्शंस इंसिडेंट पार्टिकल इंटरेक्ट प्राइमरली एट द सरफेस ऑफ द टारगेट न्यूक्लियॉन। तो जो भी उसकी सरफेस के ऊपर होते हैं टारगेट न्यूक्लियॉन की, उसके साथ इंटरेक्ट करता है। दीज रिएक्शंस आर आल्सो कॉल्ड पेरिफेरल प्रोसेसेस। तो क्योंकि ये पेरिफेरी के ऊपर जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं उसके साथ इंटरेक्ट करेगा, इसीलिए इसको हम पेरिफेरल प्रोसेसेस भी बोलते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि क्यों हमारे पास, और एक और बात कि अगर हमारे पास जो है ये रिएक्शन जो है वो एनर्जी बेस्ड होते हैं। अगर कम एनर्जी होगी तो फिर हमारे पास जो है वो एक रिएक्शन होगा, अगर ज़्यादा एनर्जी होगी तो दूसरा रिएक्शन होगा। अब हम लोग ये देखते हैं कि एनर्जी का डिफरेंस इसमें क्यों आता है। अगर हम डी ब्रोगली हाइपोथेसिस को देखें, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या था, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू एच का। यहाँ से हम डेल्टा एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करें तो वो एच कट ओवर डेल्टा पी की इक्वल आती है, और ये जो है ये वेव पैकेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। एज द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट पार्टिकल इज इंक्रीज, जैसे जैसे हम इंसिडेंट पार्टिकल की एनर्जी को इंक्रीज़ करते हैं, इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ डिक्रीजेस। तो इसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है वो डिक्रीज़ कर जाती है, क्योंकि हमें पता है एनर्जी और वेवलेंथ का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप होता है। क्योंकि एज वी नो दैट कि जो भी फोटोन होता है उसकी एनर्जी इज इक्वल टू एच इंटू एफ होती है, और एफ इज इक्वल टू सी ओवर लेमडा, सो एच सी ओवर लेमडा। तो जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी उसकी वेवलेंथ कम होगी, जिसकी एनर्जी कम होगी उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी। तो इन दोनों का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप होता है। तो अगर हमारे पास जो है वो इंसिडेंट पार्टिकल है उसकी एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ की जाती है, तो उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ कॉरस्पॉन्डिंगली जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। साइज़ ऑफ द पैकेट डिक्रीजेस, इसी वजह से इसका पैकेट का साइज़ जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है। एंड चांस ऑफ इंटरेक्टिंग विद द इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स इंक्रीजेस। जितना हमारे पास इंसिडेंट पार्टिकल की वेवलेंथ जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है, उतने उसके चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं कि वो न्यूक्लियॉन के साथ इंटरेक्ट करे। जब एनर्जी कम होगी वेवलेंथ ज़्यादा होगी, जब वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो वो पूरे न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्ट करेगा। ठीक है, पूरे न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्ट करेगा तो कंपाउंड न्यूक्लियर रिएक्शन देगा। अगर एनर्जी ज़्यादा हो जाती है तो एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, वेवलेंथ डिक्रीज़ हो जाती है प्रोजेक्टाइल की। अगर वेवलेंथ डिक्रीज़ हो जाती है तो वो अब क्या करेगा, पूरे न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा, अब उसके चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन के साथ इंटरेक्ट करे। बट मिनिमम साइज़ ऑफ द वेव पैकेट इज़ फिक्स्ड, हमारे पास मिनिमम साइज़ जो है वो फिक्स हो जाता है, फिक्स्ड होता है इसका। सो इवन एट हाई एनर्जी देर आर फ्यू चांसेस फॉर लार्ज वेव। हमारे पास यहाँ पे क्या है कि इसका साइज़ जो है मिनिमम हो के भी इतना बड़ा होता है कि वो इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन के साथ इंटरेक्ट ना कर सके। कि हमारे पास एक साइज़ जो है वो फिक्स्ड है, हम एनर्जी जो है उसकी बढ़ा देते हैं, लेकिन एक साइज़ जो है उसका फिक्स होने के बाद हो सकता है कि जो हमारे पास टारगेट न्यूक्लियस है
उसके लिए उसका साइज़ फिर भी इतना हो कि वह इंडिविजुअल न्यूक्लियन के साथ इंटरेक्ट ना कर सके। डायरेक्ट प्रोसेसेस आर मोर लाइकली टू इन्वॉल्व वन न्यूक्लियन और वेरी फ्यू वैलेंस न्यूक्लियंस नियर द सरफेस ऑफ द टारगेट न्यूक्लियस। तो टारगेट जो भी हमारे पास प्रोसेसेस होते हैं उसमें एक या दो न्यूक्लियन जो कि सरफेस के ऊपर होते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं। एट हाई एनर्जी बोथ कंपाउंड न्यूक्लियर रिएक्शंस एंड डायरेक्ट रिएक्शन कंट्रीब्यूट टू अ गिवन रिएक्शन। हाउएवर, अब हम देखते हैं हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश देयर कंट्रीब्यूशन और डिसाइड विच रिएक्शन में बी मोर इम्पॉर्टेंट। हम अब देखने लगे हैं कि हम किस तरह से डिसाइड करेंगे कि कौन सा प्रोसेस जो है वो यहाँ पे हो सकता है। फर्स्ट वन तो ये है कि जो डायरेक्ट प्रोसेसेस होते हैं वो बहुत रैपिड होते हैं, तो इनका टाइम जो है 10⁻22 सेकंड्स होता है। लेकिन कंपाउंड न्यूक्लियर रिएक्शंस जो है वो ज़्यादा टाइम लेते हैं, वो 10⁻6 से 10⁻8 सेकंड्स तक लेते हैं। इनका एडिशनल टाइम इसलिए रिक्वायर्ड होता है क्योंकि जो प्रोजेक्टाइल है उसने अपनी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है, तो अपनी एनर्जी सारे पार्टिकल्स में डिस्ट्रीब्यूट करके उसका हिस्सा बनना होता है, तो इस वजह से इसको ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड होता है। दूसरी बात ये कि द एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ द आउटगोइंग पार्टिकल इन डायरेक्ट रिएक्शंस टेंड टू बी मोर शार्पली पीक्ड देन इन द केस ऑफ कंपाउंड न्यूक्लियर रिएक्शंस। तो हमारे पास जो भी उसका एंगुलर मोमेंटम है वो शार्पली पीक्ड होता है कंपाउंड न्यूक्लियर रिएक्शंस की निस्बत। इन इलास्टिक स्कैटरिंग कुड प्रोसीड आइदर थ्रू डायरेक्ट प्रोसेस और अ कंपाउंड न्यूक्लियस लार्जली डिपेंडिंग ऑन द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट पार्टिकल। तो ये जो है वो एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है कि इंसिडेंट पार्टिकल की एनर्जी कम है या ज़्यादा है। द ड्यूट्रॉन स्ट्रिपिंग रिएक्शन DN, ये आप लोगों को पता है, ये न्यूक्लियर रिएक्शन की कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। ये D रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोजेक्टाइल इज ड्यूट्रॉन और N रिप्रेजेंट कर रहा है एमिटेड पार्टिकल इज न्यूट्रॉन। तो इसको बोलते हैं न्यूट्रॉन एमिशन रिएक्शन भी बोलते हैं, विच इज़ एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसफ़र रिएक्शन। ये ट्रांसफ़र रिएक्शन की एक एग्जांपल है इन विच अ सिंगल प्रोटॉन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रोजेक्टाइल टू द टारगेट मे आल्सो गो बाय द मैकेनिज्म। तो इसमें हमारे पास ये कोई भी, चाहे डायरेक्ट रिएक्शन के थ्रू भी ये प्रोसेस हो सकता है और कंपाउंड न्यूक्लियर रिएक्शन के थ्रू भी हो सकता है। एक और जो ड्यूट्रॉन स्ट्रिपिंग रिएक्शन है विच इज़ DP, जो कि ड्यूट्रॉन और प्रोटॉन का है, जिसमें प्रोटॉन जो है विच इज़ एन एमिटेड पार्टिकल। तो ये क्या होगा, ये डायरेक्ट प्रोसेस के थ्रू होगा क्योंकि जो प्रोटॉन के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी होती है वो फुलफिल नहीं की जाती। कंपाउंड न्यूक्लियर रिएक्शन जो है उसमें कूलम्स बैरियर जो है वो इतना होता है कि वो प्रोटॉन को एमिट नहीं करता। इसलिए जो ये स्ट्रिपिंग रिएक्शन है DP, ड्यूट्रॉन और प्रोटॉन का, ये सिर्फ डायरेक्ट रिएक्शन के थ्रू ही मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है, लेकिन कंपाउंड न्यूक्लियर रिएक्शन के थ्रू नहीं होता। तो बाय नोटिंग द एनर्जी वी कैन फाइंड द टाइप ऑफ रिएक्शन। तो हमें पता चल सकता है, अगर हमें प्रोजेक्टाइल की एनर्जी के बारे में पता हो तो हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये कंपाउंड न्यूक्लियर रिएक्शन होगा या फिर डायरेक्ट रिएक्शन होगा। लेट्स कंसीडर इन डिटेल द एंगुलर मोमेंटम ट्रांसफ़र इन द ड्यूट्रॉन स्ट्रिपिंग रिएक्शन। अब हम लोग ड्यूट्रॉन स्ट्रिपिंग रिएक्शन में एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं कि जो आउटगोइंग न्यूक्लियन है उसका एंगुलर मोमेंटम कितना होता है। हमारे पास यहाँ पे एक इंसिडेंट पार्टिकल है PA, जो कि PB जो है वो एमिटेड पार्टिकल है, P जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये मोमेंटम है किसका, टारगेट न्यूक्लियस प्लस द ट्रांसफर्ड न्यूक्लियस। तो इंसिडेंट पार्टिकल के मोमेंटम को हम PA से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आउटगोइंग के लिए PB, और जो हमारे पास रेजिडुअल न्यूक्लियस है विच इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ टारगेट न्यूक्लियस एंड द ट्रांसफर न्यूक्लियस, वो रिप्रेजेंट किया जा रहा है P से। अब ये हमारे पास जो है वो एक डायग्राम है, ये देखें, ये हम लोगों ने बनाया है जिस पे हम लोगों ने मेंशन किया है इसको कि ये PA है, ये मोमेंटम को रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोजेक्टाइल के, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मोमेंटम को जो कि एमिटेड पार्टिकल का है। तो दिस वन इज़ द मोमेंटम ऑफ द रेजिडुअल न्यूक्लियस। अगर इस पे हम लोग जो है वो मोमेंटम बात करें कि किसके इक्वल है, तो P जो है वो किसके इक्वल होगा, PA माइनस PB। अगर यहाँ पे हम लोग जो है वो वेक्टर एडिशन को रूल को अप्लाई करते हैं तो PB इज़ इक्वल टू, हमारे पास जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ये हमारे पास P इज़ इक्वल टू PA माइनस PB, ठीक है।
तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे पास यहाँ पे P जो है ये मोमेंटम है जो रेजिडुअल न्यूक्लियस है, PA जो है वो हमारे पास प्रोजेक्टाइल का है और PB जो है वो एमिटेड पार्टिकल का है। तो यहाँ पे हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। इसके बाद अगर हम यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को अप्लाई करें और उसकी वजह से हम यहाँ पे ये देखें स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स करेंगे तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर आ जाएगा, ये इसका स्क्वायर। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर जो है जब ओपन करेंगे पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर माइनस 2PABB कॉस ऑफ थीटा। आपको पता है थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाए तो कॉस ऑफ 0 1 के इक्वल होता है, तो हम ये नहीं मेंशन करते। और इसके बाद एज वी नो दैट एंगुलर मोमेंटम जो है वो किसके इक्वल होता है, एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू R क्रॉस P के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं सिंपली L इज इक्वल टू R इंटू P। ठीक है, तो ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसी तरह से ही हमें सेमी क्लासिकली हमें क्या पता है, L इज इक्वल टू जो हमारा एंगुलर मोमेंटम है वो किसके इक्वल होता है, L इंटू एच कट के इक्वल होता है। दोनों को कंपेयर करेंगे, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड्स इक्वल हैं तो राइट हैंड साइड्स भी इक्वल होंगी। तो L इंटू एच कट इज इक्वल टू R इंटू पी के इक्वल है। P की वैल्यू यहाँ से हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्योंकि P स्क्वायर की वैल्यू P की वैल्यू क्या होगी, स्क्वायर रूट लेंगे तो इसकी पावर जो है वो 1/2 आ जाएगी। मतलब ये है कि L जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, L डिपेंड कर रहा है इस थीटा के ऊपर। थीटा के साथ साथ L जो है वो चेंज हो जाएगा। तो हमारे पास जो है थीटा के ऊपर डिपेंड करता है कि इसका स्पेसिफिक जो भी इमीडिएट पार्टिकल है उसका एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्या होगा। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया कि ये देखें L अगर हम एच कट को नीचे ले जाएंगे तो यहाँ पे ये L इज इक्वल टू R ओवर एच कट इंटू दिस वन ये आ जाएगा। तो इसको हम नेक्स्ट जो है वो ये लिखते हैं, ये देखें ये R ओवर एच कट इंटू 2P स्क्वायर माइनस ये पीछे जो है हमारे पास यहाँ पे हमने यहाँ पे ये मेंशन किया है एस पी ए इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू पी। तो यहाँ पे हम ये कंडीशन अप्लाई करेंगे कि पी ए इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू पी बी। तो जब हम लोग ये मेंशन करेंगे इसके अंदर तो हमारे पास इक्वेशन जो है वो इस तरह से बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो था पी ए था और पी बी था, तो ये पी बी की जगह पी ए पुट कर देंगे तो 2P स्क्वायर आ जाएगा माइनस P स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू L। तो हम लोगों ने पी ए और पी बी की जगह पे P पुट कर दिया है, इसलिए हमारे पास ये आ गया है। उसके बाद ये देखिए इसमें दोनों टर्म्स में जो है 2P स्क्वायर कॉमन है, 2P स्क्वायर को बाहर निकाल लेंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, ये R ओवर एच कट P स्क्वायर रूट 2 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा की पावर 1/2। अगर हमारे पास थीटा इज इक्वल टू 0 होगा तो L इज इक्वल टू 0 होगा। जब L इज इक्वल टू 0 होता है आपको पता है S स्टेट होती है, L इज इक्वल टू 1 पे हमारे पास P स्टेट होती है, L इज इक्वल टू 2 के ऊपर D स्टेट होती है। तो इसका मतलब हमें जो है वो यहाँ से पता चल सकता है कि जो भी इमीडिएट पार्टिकल है एंड थीटा के साथ हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसका जो है वो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। तो R इज इक्वल टू R नॉट ए की पावर 1/2 हमें पता है, इसका भी पता है। तो वी कैन फाइंड द स्टेट ऑफ द इमीडिएट पार्टिकल बाय मेजरिंग थीटा थ्रू डिटेक्टर। हमें डिटेक्टर के थ्रू पता चल जाता है कि किस एंगल पे जो इमीडिएट पार्टिकल है वो गया है यहाँ से। बट स्पिन ऑफ द पार्टिकल इज़ स्टिल नॉट कंसिडर्ड हेयर, लेकिन हमने यहाँ पे स्पिन की बात नहीं की। इन द हायर एक्साइटेड स्टेट्स ऑफ द न्यूक्लियस द प्रोबेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियन एमिशन इज़ लार्ज। हमारे पास जो है हाई एनर्जी स्टेट में जो है वो अगर कोई भी न्यूक्लियस होता है तो उसमें जो न्यूक्लियन है उसकी प्रोबेबिलिटी है एमिशन की ज़्यादा होती है। इन द लोअर एक्साइटेड स्टेट गैमा रे एमिशन इज़ प्रेफर्ड, लेकिन लोअर एनर्जी स्टेट में जो है वो क्या होता है, गैमा एमिशन जो है वो प्रेफरेबल होती हैं। एट हाई एनर्जी न्यूक्लियर एमिशन इज़ 137 टाइम्स प्रेफर्ड ऑन द गैमा एमिशन। तो हाई एनर्जी स्टेट में अगर होगा तो न्यूक्लियन जो है उसकी एमिशन जो है 137 टाइम्स ज़्यादा होती है। क्या करते हैं एक स्ट्रिपिंग रिएक्शन को जिसमें इंसिडेंट पार्टिकल जो है उसका मोमेंटम पी ए है, जिसमें आउटगोइंग पार्टिकल जो है उसका मोमेंटम पी बी है। डिफरेंस मोमेंटम में जो है वो
ट्रांसफ़र टू द न्यूक्लियस एंड हमारे पास जो है वो अगेन वो जो हमने पहले इक्वेशन लिखी थी वही लिखते हैं, P इज़ इक्वल टू PA माइनस PB। तो डायरेक्ट रिएक्शन में हम लोग अज्यूम करते हैं कि जो ट्रांसफर न्यूक्लियन है उसका एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल होगा, L इज़ इक्वल टू R क्रॉस P। हमें पता है एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल है, R क्रॉस P के इक्वल है, उसको हम R इंटू P से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो PA PB एंड P जो है वो क्या करता है, एक ट्रायंगल बनाता है। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन लॉ हमारे पास क्या है, PA प्लस PB प्लस P इज इक्वल टू 0। तो लॉ ऑफ कोसाइंस के अकॉर्डिंग हम लिखते हैं, तो यहाँ पे हम इसका जो है वो स्क्वायर ले लेंगे, क्योंकि एज वी नो दैट P इज इक्वल टू हमें पता है PA माइनस PB। पहले हम लोगों ने किया था, हम लोगों ने वैसे ही ये हम लोगों ने इसका स्क्वायर ओपन किया, PA स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर माइनस 2 PA PB कॉज ऑफ थीटा। अगर हमारे पास P और PB जो है वो इक्वल है तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो हमने पहले किया था, ये देखें यहाँ पे हमने अब यहाँ पहले हमने क्या किया था, हमने कहा था PA PB और P जो है वो इक्वल है, तो हम लोगों ने P और PB की जगह सिंपली P पुट कर दिया था। यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं P और PB जो है वो इक्वल है, मोमेंटम जो है वो A और B का इक्वल है, तो इट मीन्स कि हम B की जगह A पुट कर सकते हैं। तो ये 2PA स्क्वायर माइनस 2PA PA कॉज ऑफ थीटा, तो ये हमारे पास इस तरह से इसके इक्वल आ जाएगा। 2PA स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला आता है जो हाफ एंगल फार्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। और हमें पता है कि P किसके इक्वल होता है, यहाँ से देखें L ओवर R के, तो P स्क्वायर किसके इक्वल होगा, L स्क्वायर ओवर R स्क्वायर के। इसके अलावा हमें ये भी पता है कि L इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट L इंटू L प्लस 1 इंटू H कट। 1 जो है वो स्मॉल होने की वजह से हम अगर उसको निगलेक्ट कर दें तो L इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट L स्क्वायर H कट, तो ये L इज़ इक्वल टू L इंटू H कट। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो L स्क्वायर है इसकी जगह L स्क्वायर इंटू H कट स्क्वायर पुट कर देंगे। तो ये देखें L स्क्वायर इंटू H कट स्क्वायर ओवर R स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास किसकी, क्योंकि L की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर दी है, यहाँ पे इसके इक्वल आ गया है, तो L स्क्वायर किसकी इक्वल हो जाएगा, H कट स्क्वायर नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो ये 2PA स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 ओवर H कट स्क्वायर ओवर R स्क्वायर की पावर 1 ओवर 2। तो यहाँ से हमें थीटा के साथ जो है वो इसका एंगुलर मोमेंटम हम फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी एमिटेड पार्टिकल का। ये हमारे पास डायरेक्ट रिएक्शंस थे।